लगता है, कॉन्फिडेंस भी जाता है बार बार फेलियर्स देखकर। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है टारगेटेड स्टडी, यानी कि स्मार्ट स्टडी। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक टारगेट लेखपाल बैच, जिसका टारगेट है आने वाली लेखपाल की परीक्षा में आपको सफलता दिलाना। इस बैच की शुरुआत होगी दोपहर 12 बजे से जीएस के साथ। 1 बजे से आप पढ़ सकते हैं हिंदी, 2 बजे से ग्रामीण परिवेश और 3 बजे से मैथ्स। तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट लेखपाल बैच, ओनली ऑन OL एक्सपर्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का OL एक्सपर्ट के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग ग्राम्य समाज और विकास में बेटा सहकारी कृषि के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये सहकारी खेती होती क्या है? सहकारी का मतलब है कि समेकित कृषि। मतलब समेकित कृषि का मतलब क्या होगा कि जहां पर कई लोग मिल करके एक साथ कृषि कार्य को संपन्न करें, वो आपकी कौन सी कृषि कहलाती है? बेटा ये जो कृषि कहलाती है ये सहकारी कृषि कहलाती है। और इसके क्या क्या लाभ हैं, सरकार ने किस तरीके से इनका संचालन किया है, इसमें क्या क्या परिवर्तन है, कितने प्रकार हैं, किसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आपको लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो अपडेट्स हैं आपके एग्जाम के लिए वो सभी मिलेंगे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और आपका ट्विटर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो जो आपका टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को जो PDF की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग सहकारी कृषि के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो जो सहकारी खेती होती है ये एक कृषि की ऐसी प्रणाली है जिसमें कि सभी लोग मिल करके, यानी कि कई लोग मिल करके एक समिति का गठन करते हैं और उस समिति के द्वारा ही कृषि कार्य को संपन्न करवाया जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं सहकारी खेती। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न भूमिधर होते हैं, ठीक है, भूमिधर का मतलब क्या है कि जिनके पास भूमि है वो भूमिधर कहलाते हैं। भूमिधर जिनकी खुद की भूमि हो, ठीक है, जिनके नाम पर हो, वो अपनी सहमति से, यानी कि आपसी सहमति से, ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मान लो हम एक भूमिधर हो गए, आप एक भूमिधर हो गए, इसके अलावा और भी हमारे समाज के विभिन्न सदस्य हैं, वो सभी क्या है, भूमिधर हैं, और हम लोगों का खेत आसपास में ही है, अगल बगल, सिर्फ मेड़ से, जो खेत की मेड़ होती है उसी से उसका अलगाव है या बंटवारा है, तो उसी के माध्यम से वो सभी क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई कि हम लोग एक साथ कृषि कार्य को संपन्न करेंगे और एक समिति का गठन कर लेते हैं। तो उनकी खुद की इच्छा है, स्वेच्छा से वो इस काम को करते हैं और इसी को हम लोग सामूहिक कृषि या संयुक्त कृषि भी कहते हैं। ठीक है, किसको? जो हमारी सहकारी कृषि है इसी को सामूहिक कृषि, यानी कि सभी लोग मिल करके काम कर रहे हैं, एक ही तरीके की फसल उगा रहे हैं, एक साथ फसल कर रहे हैं, सिंचाई भी एक साथ मिल करके कर रहे हैं, बुआई भी एक साथ, कटाई भी एक साथ, तो सभी लोग मिल करके एक साथ कर रहे हैं। और एक साथ कार्य करने के लिए आपसी सहमति सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपसी सहमति नहीं हो गया तो विवाद होगा, विद्रोह होगा, तो कृषि कार्य संपन्न नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर होता क्या है कि सभी लोग एक साथ तो है, लेकिन जो जमीनें हैं, यानी कि जो भूमिधर हैं, उन सब की जमीनें अलग ही होती हैं। ये नहीं कि सबकी जमीनें एक साथ किसी एक के नाम पे हो जाएंगी, ये बिल्कुल नहीं होता है सहकारी कृषि में। ठीक है, वो सभी भूमिधर अपनी भूमि के स्वयं मालिक हैं, लेकिन वो सभी कृषि कार्य एक साथ कर रहे हैं, उनका मालिकाना हक कभी भी नहीं बदलता। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर सहकारी कृषि को अगर हम लोग देखें तो इसको 4 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, एक तो है आपका यहाँ पर जो 4 प्रकार है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है आपका कि सहकारी कृषि के कितने भाग हैं।
ठीक है, तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सहकारी काश्तकारी कृषि या खेती, इसको कहा जाता है। दूसरा है सहकारी सामूहिक खेती, तीसरा है सहकारी उन्नत खेती और चौथा है सहकारी संयुक्त खेती। ठीक है, इसको कृषि भी कह सकते हैं और खेती भी कहा जा सकता है। ठीक है, दोनों ही चीजें एक ही चीज को यहाँ पर वर्णित कर रही हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखें तो जो सहकारी काश्तकारी खेती है यानी कि सहकारी काश्तकारी कृषि है, सामूहिक कृषि है, सहकारी उन्नत कृषि है और संयुक्त कृषि है, इन सभी में अलग अलग तरीके हैं और इनमें से सारी चीजें सफल नहीं हैं, कुछ सफल हैं जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेटा जो सहकारी काश्तकारी कृषि है वो क्या होती है। तो सहकारी काश्तकारी कृषि में, ठीक है, जो काश्तकार होते हैं, बताया हुआ है आप लोगों को पहले कि जो काश्तकार होते हैं जो खुद से अपनी भूमि पर या किसी दूसरे की भूमि पर कार्य करते हैं उनको कहा जाता है काश्तकार। तो सहकारी काश्तकारी कृषि में क्या होता है, जो किसान हैं यानी कि कृषक हैं वो सभी मिल करके एक समिति का यानी कि एक सहकारी समिति का, सहकारी को क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव कहा जाता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये क्या करते हैं, ये गठन करते हैं यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, लेकिन सिर्फ किसान आपस में मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या करेंगे, आपका डेवलपमेंट करेंगे यानी कि एक समिति का गठन करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये जो समिति है ये सरकार या किसी बड़े जमींदार से, ठीक है, ये जो समिति उन्होंने गठित की है वो सरकार से या किसी बड़े जमींदार से, जमींदार जिसके पास क्या हो, बहुत भूमि हो, उसकी भूमि को पट्टे पर ले लेते हैं या लीज पर ले लेते हैं। ठीक है, और पट्टे पर लेकर के फिर उस भूमि के चाहे वो छोटे छोटे खंड में बांट लें या एक साथ समेकित रूप से उस पर कृषि करें, वो काश्तकारों के ऊपर निर्भर करता है यानी कि जो काम कर रहे हैं उन पर निर्भर करता है। तो बड़ी भूमि को लेकर के उसको छोटे छोटे भाग करके जोतों के रूप में बना लिया और सदस्य जो आपका किसमें, सहकारी समिति के जो सदस्य हैं वो सभी जमीन को आपस में बांट लेते हैं और बांटने के बाद फिर उस पर आपका क्या करते हैं, योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उन्हीं योजना के अनुसार ये उस पर कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, और जो योजना जो लाई जाएगी वो समिति के द्वारा ही आपका चलाई जाएगी यानी कि जो कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधा मिल रही है या सभी लोगों ने जो समिति गठित की है तो समिति का जो संचालन है वो क्या करेगा, जो संचालक है वो संचालक समिति का क्या करेगा, वही सारी चीज़ों को यानी कि जो कृषि कार्य में आपका जो सहायता मिलेगी वो वही देगा, लेकिन इसमें फंडिंग भी सभी मिल करके एक साथ करेंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक समिति बना ली और समिति के पास फंड कहीं और से आएगा और वो किसानों को हेल्प करेगा, बिल्कुल नहीं। जो काश्तकार यानी कि किसान मिल करके समिति बनाएंगे वो कुछ फंड उसमें देंगे जिससे कि जब बल्क में हम कोई सामान लेते हैं बहुत ज़्यादा तो हमें कुछ जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी छूट मिल जाती है, तो उस छूट का फायदा लेने के लिए ही सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो योजना है, जो योजना क्रियान्वित करी जा रही है उसको देखा जाए तो ये सदस्यों की, सहकारी समिति के जो सदस्य हैं, ठीक है, जितने भी सदस्य हैं उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। जैसे मान लिया कि ये एक भूमि का खंड है जो कि सरकार से या किसी बड़े जमींदार से ले लिया गया, अब इसको क्या किया गया, छोटे छोटे बराबर खंडों में बांट दिया गया या सदस्यों के बीच में इसको बांटा गया। अब सदस्यों के बीच में बांट दिया गया तो यहाँ पर जो सदस्य हैं ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि समिति के द्वारा जो भी आपका कार्य यानी कि जो भी तरीका अपनाया जा रहा है किस चीज़ के लिए, आपका कृषि के लिए, वो उसको अपनाना चाहते हैं या नहीं अपनाना चाहते हैं। ठीक है, ये उनकी इच्छा पर यानी कि काश्तकारों की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा,
क्लियर। अब इसके बाद यहां पर हम लोग देखें तो जो सहकारी काश्तकारी समिति है ये आपका क्या करती है, ये आवश्यकतानुसार, यानी कि जैसे जो काश्तकारी कृषि में जो आपका जो कृषक है उनकी आवश्यकतानुसार ऋण, बीज और साथ ही साथ खाद और आपका जो बहुमूल्य कृषि औजार है उन सभी को क्या करती है, मुहैया कराती है। देखो बेटा, पता चला कि सिंपली किसी भी कृषक को, जो छोटे छोटे किसान हैं उन्होंने लीज पर ले लिया। अब किसानों के पास इतना फंड नहीं है कि जो कृषि यंत्र हैं जो कि महंगे होते हैं उनको वो स्वयं से अकेले वहन कर सके उनका खर्च या उसको खरीद सके। तो जब उसको खरीदना है तो समिति जो उन्होंने गठित की है उस समिति के सभी लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा फंड जितना जितना था जिसके पास सबने एक जगह इकट्ठा किया तो वो फंड ज़्यादा हो गया और उन्होंने उस इक्विपमेंट को या उस यंत्र को खरीद लिया। अब उस यंत्र का समिति के द्वारा ही संचालन होगा और वो सभी को क्या करेगा, सभी को सहूलियत पैदा करेगा और साथ ही साथ जो उपज होगी यानी कि जो पैदावार होगी खेती से उस उपज को मंडी में बेचने का भी दायित्व समिति अपने ऊपर ले लेती है। किसमें, सहकारी काश्तकारी कृषि के अंतर्गत जो समिति गठित की जाती है वही सब कुछ मुहैया कराएगी और साथ ही साथ जो उपज है उसको मंडी में बेचना है। भाई अमाउंट ज़्यादा है, उपज ज़्यादा है तो आसानी से मंडी में जा सकता है और उस पर जो लागत लगेगी वो लागत भी रिड्यूस हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखें तो प्रत्येक कार्य के लिए जो सदस्य है यानी कि सहकारी समिति के जो सदस्य हैं, मान लो सबने क्या किया, फंड लगा दिया। अब किसी की इच्छा है हम मंडी में नहीं बेचेंगे, हम बाहर बेचेंगे और हमें जल्दी पैसे चाहिए, तो वो सदस्य जो है समिति का वो स्वतंत्र है कि वो समिति के साथ मिल करके वो आगे अपना क्रियान्वयन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखें तो इस प्रकार की जो समिति है इसमें सिर्फ एक अंतर आता है कि जमींदार के स्थान पर, ठीक है, वो समिति जो है यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करी गई है जमींदार की जगह सिर्फ वो स्थान ले लेती है। ठीक है, जमींदार की जगह वो स्थान ले लेती है और साथ ही साथ जो इससे लाभ होता है, ठीक है, जो भी उपज पैदा करी समिति के सभी सदस्यों ने उसको बेचा गया, उसके बाद जो कुल धनराशि मिली उस धनराशि में क्या हुआ बेटा, उस धनराशि को लेकर के फिर क्या किया लोगों ने, धनराशि में से समिति जो खर्च है, जो व्यय है या जो ऋण उसने दिया है उसको हटा करके जो मूल लाभ है उस मूल लाभ को सभी सदस्यों में बराबर बांट देती है। ठीक है, तो ये आपका सहकारी काश्तकारी कृषि के आपके फायदे होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो जो समितियां हैं ये आपका अलग अलग जगहों पर गठित की गई और इसके उदाहरण में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गंगा खादर योजना जो समिति है ये आपकी कैसी समिति है, सहकारी काश्तकारी कृषि समिति का गठन हुआ है। वहीं मद्रास की अगर हम लोग बात करें तो मद्रास यानी कि जो तमिलनाडु है वहां पर उपनिवेश समितियां यानी कि उपनिवेश समितियों का गठन किया गया है और ये सहकारी काश्तकारी कृषि के ही अंतर्गत आती हैं कि कई सदस्य मिलकर के उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप कर ली और सहकारी समिति का निर्धारण कर लिया और उसी के आधार पर वो कृषि कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वही दूसरे नंबर पर जो हमारा सेकंड था सहकारी सामूहिक खेती या सहकारी सामूहिक कृषि। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इस प्रणाली के अंतर्गत सदस्यों को अपनी भूमि का समर्पण करना पड़ता है, यानी कि जो सदस्य बनेंगे वो सदस्य क्या करेंगे, अपनी भूमि को समर्पित करेंगे सोसाइटी को। अब उसमें इनका मालिकाना हक तो नहीं गया लेकिन इन्होंने सोसाइटी को दे दिया। अब ये जो सोसाइटी है वही उस पर काम करेगी। ठीक है, और जो कृषि प्रबंधक है यानी कि जो सदस्य हैं ये क्या किसको निर्वाचित करेंगे, एक कृषि प्रबंधक को निर्वाचित करते हैं। ठीक है, निर्वाचित करेंगे यानी कि उसको सदस्य बनाया जाएगा कि यही संचालन करेगा। और साथ ही साथ देखें
तो यहाँ पर जो भू स्वामित्व का अधिकार और प्रबंधन का अधिकार है ये पूरा पूरा किसका हो जाता है, समिति का हो जाता है। तो इसी वजह से लोगों के मन में क्या हो जाता है कि हमारा मालिकाना हक गया, अब अगर समिति की इच्छा होगी तो हमें भूमि वापस देगी या नहीं, इसलिए लोग समितियों का गठन ही नहीं करते हैं। जबकि समितियां अलग अलग प्रकार की हैं और किसानों में इन सब चीज़ों का जो नॉलेज है यानी कि उनके बारे में जानकारी की कमी के कारण कोई इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता कि किस समिति का गठन करना है, किस आपका सहकारी समिति का गठन करना है या किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखें तो इसका जो संचालन है भाई, एक तो प्रबंधक हो गया, प्रबंधक क्या करेगा, वो खुद जाकर के नहीं देखा, संचालन सभी सदस्यों के साथ मिलकर के करेगा ताकि लोगों को ये पता रहे कि यहाँ हमारे खेत में ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, क्लियर। सामूहिक आधार पर क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है और इस प्रकार की समिति के पास जो भी भूमि होती है उसका लगान, ठीक है, या तो लंबे समय के लिए होता है या पट्टा जो सरकार से लिया जाएगा या किसी बड़े जमींदार से किया जाएगा वो लंबे समय के लिए किया जाता है। 99 साल के लिए लीज पे ले लिया, 50 साल के लिए लीज पे ले लिया, 40 साल के लिए लीज पे ले लिया, तो लंबे समय तक वो क्या कर लेते हैं, पट्टा कर लेते हैं, जिससे कि उस पर वो उपजाते रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो सामूहिक कृषि में क्या होता है कि बेटा इसमें जो सदस्य हैं ये सभी मिल करके कार्य करते हैं और इनके बदले लोगों को जो फिक्स्ड वेतन यानी कि निश्चित वेतन दिया जाता है, सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं और समिति के जो सर्वे सर्वा है वो एक प्रबंधक बना दिया गया है। लेकिन अब ये प्रबंधक ही क्या करेगा, लोगों को क्या देगा, उनको सैलरी पर रखेगा। जिन लोगों ने अपनी भूमि दी है उनको एक वेतन निर्धारित कर दिया जाता है, वही उनको मिलता है। ठीक है, और इसका जो लाभ है वो वर्ष के अंत में ज्ञात किया जाता है और इसमें मजदूरी, प्रबंधन, व्यय, संचित कोष, सारी चीज़ों का, यानी कि ये सोसाइटी जो है हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देती है कि कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ और कितना शुद्ध लाभ हुआ, वो सब चीज़ों पर ध्यान देती है और सदस्यों को क्या करती है, उनको मजदूरी दी जाती है या उनको जो निश्चित वेतन दिया जाता है वो इस आधार पर दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो जो सामूहिक खेती है इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका भारत में अभी लोकप्रिय ये नहीं है, क्योंकि लोगों को यही पता चलता है कि हमने लीज पर दे दिया तो हमारा मालिकाना हक खत्म, अब बाद में पट्टे से वो छूटे कि ना छूटे, इसलिए ये जो आपका जो सहकारी सामूहिक कृषि है ये क्या है, ये भारत में लोकप्रिय नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखें तो लोग स्वतंत्र होते हैं कि समिति से अपना हिस्सा, यानी कि हमने जमीन अभी लीज पे दी लेकिन बीच में हमने दी 40 साल के लिए या 50 साल के लिए, 10 साल के बाद हमें लगा कि नहीं ठीक नहीं है तो हम उस समिति से अपना संबंध तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये लोगों को नहीं पता रहता, उनको लगता है कि लीज पे दे दिया मतलब खत्म, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, वो लोग बीच में भी अपना क्या कर सकते हैं, समिति से आप अपना संबंध तोड़ सकते हैं और अपनी जमीन को वापस ले सकते हैं। ठीक है, वहीं सहकारी उन्नत खेती की अगर हम लोग बात करें तो बेटा इसमें क्या होता है, उन्नति कब होगी, जब सारी फैसिलिटीज मिलेगी। अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करी गई और उसमें कृषि यंत्र से लेकर के बीज खाद सब कुछ मुहैया कराया गया और उन सब चीज़ों को क्या किया गया, वो समिति उन्नति की तरफ, यानी कि जो भूमि का आपका एकत्र एक ही जगह पर है तो उसकी सिंचाई हम अच्छे से कर सकते हैं, उस पर जुताई अच्छे से कर सकते हैं, उस पर बुआई अच्छे से कर सकते हैं, तो ये उन्नति के पथ पर अग्रसर होती है। तो ये सहकारी खेती जो है, उन्नत खेती, जिसमें कि आपका जो किसान है जो सहकारी समिति का गठन करने में सहायता कर रहा है वो स्वतंत्र रहता है। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो औजार है या ऋण है वो सब यही समिति मुहैया कराएगी और उन्नति के पथ पर कृषकों को लेकर के जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखें तो इसमें जो जैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में
जो आपका गन्ना समिति है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो सहकारी गन्ना समितियां हैं यानी कि कोऑपरेटिव केन सोसाइटीज हैं या सहकारी सेवा समितियां हैं यानी कि जो आपका सर्विस कोऑपरेटिव आपके हैं, ठीक है, या सहकारी कृषि समितियां हैं, ये सभी समितियां कि सहकारी उन्नत खेती या उन्नत कृषि के अंतर्गत गठित की गई हैं जो कि किसानों को शुद्ध लाभ मुहैया कराती हैं, ठीक है। और ये बड़े भूभाग पर उसकी रक्षा करने, उस पर सारी चीजें अवेलेबल कराने में ये सहायता करते हैं, ठीक है। अब वहीं अगर बात करें सहकारी संयुक्त खेती की, तो जो संयुक्त खेती है इसमें भूमि को, जैसे छोटे छोटे भूमिधारी हैं या भूमि मालिक हैं, वो सभी मिल करके एक ही जगह पर अपनी भूमि को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, ठीक है, संयुक्त रूप से। और फिर उसके बाद उसके संचालन के लिए एक समिति का गठन किया जाता है और इसमें भी एक वैतनिक यानी कि इसमें किसका वेतन निर्धारित होगा, जो प्रबंधक होता है उसका वेतन निर्धारित किया जाता है कि नहीं आपको इतना वेतन मिलेगा अगर आप इस समिति के प्रबंधक बनते हैं तो, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो भूमि का स्वामित्व है वो व्यक्तिगत ही रहता है, जबकि इससे पहले मैं बताया था क्या होता था कि भूमि का स्वामित्व किस पर, समिति के पास चला गया। लेकिन जो सहकारी संयुक्त खेती है इसमें भूमि का जो स्वामित्व है वो किसके पास रहता है, वो भूमिधारी पर यानी कि किसान के ही पास रहता है। और साथ ही साथ देखें तो इसमें जो वेतन है वो प्रबंधक को दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग देखें तो जो लाभांश प्राप्त होता है, जिसकी जितनी भूमि, उस भूमि के आधार पर लाभ के अंश को बांटा जाता है। और इसमें जो आपका जो सिंचाई की दरें हैं, ठीक है, या व्यय है या श्रम व्यय है, इन सब को कोष से दिया जाता है। और साथ ही साथ फसल के उत्पादन को और उसके सुधार का ध्यान रखा जाता है, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखें तो जो सहकारी संयुक्त कृषि है इसमें क्या होता है कि इसमें काफी लाभ होता है किसानों को, ठीक है। एक सुचारू रूप से व्यवस्था चलाई जाती है और इवन सहकारिता की जो भावनाएं हैं उनका यहां पर देखा जाए तो वो भी सही ढंग से चलती हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी भावनाओं को अगर ठेस पहुंची तो वो उससे अपनी भूमि समिति से वापस भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें तो जो भूमि का स्वामित्व है वो किसान पर ही रहता है। और यहां पर देखें तो इस तरीके की जो समितियों का प्रचलन है ये भी भारत में नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये समितियों का जो गठन किया गया था पहले, तो जो सहकारी संयुक्त खेती है मार्च 1969 तक सहकारी जो कृषि है इसका संबंधित कार्यक्रम किसके पास थे, केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाए जाते थे। लेकिन फिर 1969 के बाद यानी कि 1970 से ये राज्य सरकारों को क्या कर दिया गया, राज्य सरकारों को ये हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक है, ताकि अब राज्य सरकारें ही इस पर क्या करेंगी, ध्यान देंगी और इन पर कार्य करेंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी सहकारी कृषि के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है बेटा। तो सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। होली आप लोग खेल चुके हैं लेकिन सुरक्षा के साथ, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैप्पी होली। बुरा लगता है, कॉन्फिडेंस भी जाता है बार बार फेलियर्स देखकर। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है टारगेटेड स्टडी यानी कि स्मार्ट स्टडी। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक टारगेट लेखपाल बैच, जिसका टारगेट है आने वाली लेखपाल की परीक्षा में आपको सफलता दिलाना। इस बैच की शुरुआत होगी दोपहर 12 बजे से जीएस के साथ
1 बजे से आप पढ़ सकते हैं हिंदी, 2 बजे से ग्रामीण परिवेश और 3 बजे से मैथ्स। तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट लेखपाल बैच, ओनली ऑन OL एक्सपर्ट।